केवीएस पीआरटी के आवेदन में एक छोटी सी गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं और एक मैरिड वुमन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे, पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है, जैसे कि आपके नाम, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, तो उसमें क्या होगा, भविष्य में जाकर के आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो बहुत से अभ्यर्थियों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट के पहले कुमारी लिखा होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, किसी का नाम सीमा है, किसी का नाम सीमा है, तो उसके पहले कुमारी लगा था और इंटरमीडिएट में भी कुमारी लगा था, लेकिन बाद के डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक मैरिड वुमन है तो उस कंडीशन में बहुत से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, फीमेल कैंडिडेट होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने शादी के बाद जो उनका सरनेम होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आवेदन करते समय कौन सा सरनेम भरना है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि जो फीमेल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो जाहिर सी बात है फादर के नाम का लगेगा, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो मतलब किस तहसील से बनेगा, जो उनके हस्बैंड हैं उनके तहसील से या फिर उनके फादर के तहसील से। ऐसे माइनर प्रश्न जो आपके मन में उठ सकते हैं, सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेकर के। देखिए, मिस्टेक दो प्रकार की होती है, एक तो होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। मेजर किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है और उसने आवेदन या फिर किसी भी रिजल्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, इन सब में किसी में भी में एक में उसका राहुल श्रीवास्तव लिखा हुआ है और दूसरे में राहुल कुमार श्रीवास्तव लिखा हुआ है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाता है। और अगर आपने आवेदन करते समय इस प्रकार की गलती की है तो ये एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई है, इसमें इस प्रकार के प्रॉब्लम के बारे में स्पष्ट शब्द में जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, जो जीओ जारी किया गया था, उसमें यह मेंशन था कि ये दो अलग अलग कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो उसने लिख दिया RHUL, और अगर किसी अभ्यर्थी का नाम सीमा है और SEEMA की जगह SIMA लिख दिया तो ये कंसिडरेबल है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम इसके लिए भी झेलना पड़ेगा। होगा क्या कि आपको जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है, उसमें क्या हुआ कि 6 महीने का अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया गया था कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट करा करके फिर से ऑफिस में सबमिट करिए। यानी कि हर हाल में आपको करेक्शन कराना ही है, चाहे आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर मेजर प्रॉब्लम हो, जैसे कि राहुल कुमार श्रीवास्तव और राहुल श्रीवास्तव की मैं बात बता रहा हूं। तो अगर आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर आपका मेजर प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर यह है कि अभी परीक्षा होकर के काउंसलिंग होने में एक समय है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट हर हाल में करेक्ट करा लीजिए। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न रहता है कि उनके हाई स्कूल में नाम अलग है, वहीं स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर के या फिर मेजर प्रॉब्लम को लेकर के मैं बता रहा हूं, और बाकी के जो इंटरमीडिएट होगा, ग्रेजुएशन हो गया, उसमें उनका नाम अलग होता है, तो हमें कौन सा भरना होता है। देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आधार बनाना होता है वो हाई स्कूल के आधार पर ही अपने आवेदन को फिल करना होता है। किसी भी फॉर्म को जब आप फिल करते हैं तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है कि अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार आप भरिए। तो आपके 10th के मार्कशीट में जो कुछ भी है, जो भी स्पेलिंग है, वहीं आपको मेंशन करना होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके हाई स्कूल में मिस्टेक है तो आप सही भरिए, लेकिन जब वो काउंसलिंग हो रहा होगा तो आपको करेक्ट प्रोड्यूस करना होगा, यानी कि आपके मार्कशीट में करेक्शन कराना होगा, क्योंकि आपको हाई स्कूल के अनुसार ही भरना है। तो अगर हाई स्कूल में गलत है तो गलत वाला ही भरेगा, फिर उसके बाद वाले सारे डॉक्यूमेंट को आपको करेक्शन कराने होंगे। या फिर अगर आप हाई स्कूल में ही करेक्शन कराना चाहते हैं तो हाई स्कूल को करेक्ट करा लीजिए और उसके अनुसार अपने आवेदन को भरिएगा। यानी कि हाई स्कूल में जो भी डिटेल होगा उसी के अनुसार आपको भरना होता है, ठीक है। और हाई स्कूल के जो भी डिटेल है उसी के अनुसार आपके बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहां तक क्लियर। और अगर आपका कुछ गलती है तो आपको करेक्शन 100% करवाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद कराना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बैठिए या फिर किसी भी राज्य की या फिर केंद्र स्तर की शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, तो सब में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये तो हो गई पहली बात।
नेम मिस्टेक से संबंधित। और बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि उनका नाम तो ठीक है, उनके फादर के नेम में मिस्टेक है। तो देखिए, आपकी पहचान आपके फादर आपकी मदर से ही है। आप कोई भी आवेदन करेंगे तो उसमें आपके फादर नेम आपके मदर नेम पूछा ही जाएगा। तो अगर उनके भी नाम में गलती है तो भी आपको करेक्शन कराने की आवश्यकता है। बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न आता है कि उनकी डॉक्यूमेंट तो सब सही है लेकिन आईडी में कुछ गलती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उनमें उनके फादर नेम में या फिर आपके नेम में गलती है। तो देखिए, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर दीजिए जो कि बिल्कुल सही हो आपके डेटा के अनुसार, तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको आप करेक्ट भी करा सकते हैं। जो भी आपका आईडी प्रूफ वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका आईडी में कुछ गलती है तो उसे आप करेक्ट करा लीजिए, वो 1 से 2 महीने में, चाहे आप किसी भी बात करें, पैन कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, 1 से 2 महीने मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, इतने कम समय में वो हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है आपको वो तो करेक्ट कराना ही पड़ेगा। अब दूसरा आते हैं फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में, जिनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में नेम के आगे पहले कुमारी लगा हुआ है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स में आगे कुमारी नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें क्या लिखना चाहिए अपने फॉर्म में। देखिए, यूपी बोर्ड में पहले क्या होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल कैंडिडेट हैं अगर आप, तो उसके पहले कुमारी लिख करके आता था, केएम लिख करके आता था। और अगर आप हाई स्कूल के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपने जानबूझकर के कुमारी नहीं लगाया तो ये अंडरस्टूड है कि आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो कुमारी लगा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, और उस कंडीशन में आपको आवेदन में कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी लिख करके ही आता था हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से बीएड किया या बीटीसी किया, उसके बाद मान लीजिए पीजी भी किया होगा बीच में, और उसमें भी अगर आपने कुमारी लगा दिया तो वहां पर बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी लिख करके नहीं आता था, तब यह समझा जाएगा कि आपने इंटेंशनली यानी जानबूझ करके कुमारी लगाया है और आपके नाम में एक्चुअल कुमारी है। तब वो डिफरेंस क्रिएट करेगा और तब आपको करेक्शन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इंटेंशनली यानी जानबूझ करके कुमारी नहीं लगाया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट लग करके आता था और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आवेदन करने में कुमारी नहीं लगाना है। लेकिन इसके बाद के डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद के डॉक्यूमेंट में अगर आपने जानबूझ करके कुमारी लगा दिया है तो उस कंडीशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में कुमारी लगवाना ही होगा, क्योंकि ये फिर एक तरीके से इंटेंशनली हो जाता है कि आपने जानबूझ करके कुमारी लगाया हुआ है, यानी कि आप कुमारी चाहते हैं अपने नाम के आगे। यहां तक क्लियर हो गया। और अगर आपका बाद के डॉक्यूमेंट में नहीं है, केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आता था, उसमें आपको कुमारी लगाने की आवश्यकता नहीं है आपके आवेदन के संदर्भ में, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं शादीशुदा महिलाओं के संदर्भ में। देखिए, अगर आप एक मैरिड वुमन कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में बहुत से राज्यों में क्या होता है कि वो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर देते हैं। देखिए, शादी के बाद आपका सरनेम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर उसका कुछ लीगल पेपर है आपके पास कि आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। देखिए, नेम ऐसे नहीं चेंज होता है कि शादी हो गया तो आप हस्बैंड का टाइटल रख लीजिए तो वो आपका नाम हो जाएगा, नहीं, नेम ऐसे चेंज नहीं होता। नेम का लीगल पेपर होता है। अगर आप अपने नाम को बदलना चाहते हैं तो उसका एक लीगल पेपर बनता है। अगर लीगल पेपर है आपके पास, अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तब तो ठीक है, आप अपने जो भी बदला हुआ टाइटल है, यानी जो शादी के बाद आप टाइटल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, अगर आपके पास लीगल वैलिड पेपर है। लेकिन अगर आपके पास लीगल वैलिड पेपर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको आपके हाई स्कूल के अनुसार ही डिटेल काउंसलिंग में मांगी जाएगी, यानी कि आपके हाई स्कूल में अगर जो चीजें हैं वही चीजें आपको प्रोड्यूस करनी होंगी। और अगर आपने लीगल पेपर बनवा लिया है तो उस कंडीशन में आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि शादी के बाद मेरा ये टाइटल था, मतलब मेरा टाइटल चेंज हो चुका है, और वो सब चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। लेकिन अगर आपने कोई लीगल पेपर नहीं बनवाया है, बावजूद इसके अगर आप टाइटल चेंज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको समस्या होगी काउंसलिंग के दौरान। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, मैरिड वुमेन के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये आ रहा था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। एक तो मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्या इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। नहीं, ना तो डोमिसाइल लगेगा ना तो इनकम लगेगा। जरूरी केवल ये है कास्ट सर्टिफिकेट का, क्योंकि डोमिसाइल तब मांगा जाता है जब पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की वैकेंसी आती है। ये स्टेट लेवल वैकेंसी नहीं है, ये सेंटर लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें डोमिसाइल नहीं मांगा गया, ठीक है, स्पष्ट हो जाइए। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है और आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया है। लेकिन जैसे कि जब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो उस समय आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो आय प्रमाण पत्र डायरेक्टली तो नहीं मांगा गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो कई जगह पे वो लोग मांगते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली नहीं है। लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवाना ही है या फिर ईडब्ल्यूएस तो बनवाना ही
ही है, तो वो चीज़ें आपको उसमें कंसीडर करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं या फिर ऑफलाइन भी करेंगे तो वो सब चीज़ें आपके तहसील में वो सभी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि सिर्फ आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, डोमिसाइल और इनकम नहीं मांगा गया। यहां तक क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं जैसे कि कोई शादीशुदा महिला है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो तो क्लियर है कि उनके फादर के नाम से बनेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, एक फैसला है जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल शादी मात्र से किसी महिला का जो कास्ट है वो नहीं बदल जाता। कहने का मतलब कि अगर कोई एक ओबीसी कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट है, अगर उन्होंने एससी कैटेगरी में शादी कर लिया तो उनकी कैटेगरी ओबीसी ही रहेगी, शादी के बावजूद भी उनका कैटेगरी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनका कैटेगरी डिसाइड हो रहा है उनके फादर के कैटेगरी से। और उनका फादर का कैटेगरी जब वो जन्म ली थी तो जन्म के समय वो उनके फादर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे थे, तो उनका वो फीमेल कैंडिडेट भी ओबीसी कैटेगरी में ही आएंगी। यानी शादी से आपके कैटेगरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका कैटेगरी यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके फादर के नाम से बनेगा। ये क्लियर हो गया? दूसरा अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा फीमेल मैरिड वुमन के लिए, कैंडिडेट के लिए, तो वो कहां से बनेगा? देखिए, जब जाहिर सी बात है आपके फादर के नाम से बनना है और आपके फादर यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आपका जो मायका है और आपका जो ससुराल है, मान लीजिए एक ही तहसील में आते हैं, एक ही तहसील में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपका मायका और आपका ससुराल मान लीजिए कि एक ही तहसील में आते हैं, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है जब तहसील कॉमन है तो एक ही तहसील होगा वहां पर और वहीं से बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपका मायका और आपका ससुराल दोनों अलग अलग तहसील में आते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो मायका वाला तहसील है वहां से आपको बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तहसील के अंतर्गत आपके पिता का निवास होगा उसी तहसील से ही आपके पिता के बिहाफ पर यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। आपके हस्बैंड के नाम से इशू नहीं होना है, यानी उनके तहसील से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है आपके पिता जहां पर निवास करते हैं वहां के तहसील से, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा वो आपके पिता के नाम से बनेगा और आपके पिता के तहसील से इशू होगा। उम्मीद करता हूं जो भी डाउट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके मन में आ रहे होंगे सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।